बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स जो है इसकी एग्जांपल नंबर 4.3 करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो टॉपिक है इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो एग्जांपल है उसको हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ बाईसाइकिल। एक मैकेनिक जो है बाईसाइकिल के नट को टाइट कर रहा है यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। 15 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर है उसके पास, जिसको हम उर्दू पंजाबी में या रेंच बोल देते हैं। ये जो आपके सामने बना हुआ है बुक के ऊपर भी, ये वाला ये स्पैनर है हमारे पास। उसकी लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर कोई स्पैनर है, उसकी लेंथ है। बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। और फिर उसने कहा कि फाइंड द टॉर्क दैट हैज़ टाइटन्ड इट, कि वो टॉर्क जिसके साथ वो टाइट कर रहा है तो वो फाइंड करें। देखिए हमारे पास फोर्स जो है 200 न्यूटन है और लंबाई कितनी है उसने कह दिया कि लॉन्ग, ये कितना लंबा है हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर को मैं SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करूँगा। कैसे करूँगा कि ये मैं 15 को डिवाइड करूँगा 100 पे, जब सेंटीमीटर में हो उसमें से मीटर में कन्वर्ट करें तो 15 पे डिवाइड करना पड़ता है, 100 पे डिवाइड करना पड़ता है। 100 पे मैंने डिवाइड किया तो 0.15 मीटर आ गया और ये हमने इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें पता है कि टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फार्मूला होता है R क्रॉस L और F क्रॉस L। F हमारे पास गिवन है, L भी गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट की मैंने। तो 200 को 0.15 से मल्टीप्लाई किया तो 30 न्यूटन ये और ये साथ में मीटर आ गया। तो हमारे पास कितना टॉर्क होगा? 30 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास जो टॉर्क है 30 न्यूटन मीटर हो गया। अब हमारे पास जो टॉपिक है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब इसको गौर से अगर देखना है कि अब स्टूडेंट्स आपके सामने ये डायग्राम जो 1 है इसमें दिखाया गया है कि अगर ये एक हमारे पास नट है जिसको टाइट या लूज़ कर रहे हैं। अब गौर से देखेंगे इस डायग्राम ए में हम जो रेंच को, जो स्पैनर हमारे पास है, हम इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस तरह से हम इसको मूव करवा रहे हैं, इधर से हम इसको घुमा रहे हैं ऐसे, मतलब कि हम इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं जिस तरह से क्लॉक की जो सुइयाँ हमारे पास जाती हैं। तो ये फोर्स हम ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस तरह से हम इसको मूव करवाएंगे। और इसमें अगर देखें तो इसको मैं उसके उलट कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें टाइट कर रहा हूँ तो मैं इसमें उसको लूज़ कर रहा हूँगा, ठीक है। तो इसको जब इस तरह से घुमाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये तीर बना हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास घूमेगा। जो स्पैनर है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब जब हम ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जनरली हम आमतौर पर हम उसको जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्स स्पैनर के साथ, तो क्या होता है कि हम उसको टाइट कर रहे होते हैं। और जनरली हम जब एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं तो हम उसको लूज़ कर रहे होते हैं। अक्सर नट जो होते हैं वो इसी तरह से हमारे पास वो टाइट भी होते हैं और लूज़ भी होते हैं। जब हम इसको टाइट कर रहे होंगे तो हमारे पास ये डायग्राम दिखाई गई है और लूज़ करने के लिए ये डायग्राम दिखाई गई है। तो ये हमारे पास जो मोमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा और इस टाइम जो मोमेंट होगा वो लूज़ करने के लिए वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पढ़ते हैं इसकी डिफाइन कि आ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो फोर्स जो स्पैनर को घुमाए, टर्न करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इज जनरली यूज टू टाइटन अ नट, कि आमतौर पर हम इसको जो नट है उसको टाइट कर रहे होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। उसने आगे लिखा कि एज शोन इन फिगर 4.13 ए, 4.13 ये फिगर है, उसमें ए पोर्शन में दिखाया गया है। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। इसका मतलब ये जो होगा कि जो इस तरफ होगा ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और इसी तरह से अगर मैं इसको देखूंगा ऑन द अदर हैंड द टू लूजन अ नट को लूज करने के लिए द फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट टर्न्स द नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि अब ये नेट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास टर्न करेगी। तो इसको क्या हम कहेंगे हम लोग, ये जो द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा।
अब जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये कहता है कि अगर जो हमने पहले जो यहाँ पे नट को टाइट किया है और बाद में लूज़ किया है, ये जो हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट है हमारे पास, ये जब बराबर हो जाएंगे तो उस वक्त जो चीज़ है बॉडी हमारे पास जो नट है वो बैलेंस हो जाएगा, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बोलते हैं। फिर से कहते सुन लें कि a body is balanced if the sum of clockwise moments acting on a body is equal to the sum of anti-clockwise moment acting on the body। वो कह रहा है कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट है जितने भी हो रहे हैं उनको सबको सम करें, और जो एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट हैं उनको भी सम करें। दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। तो उस वक्त जो है बॉडी हमारे पास सस्पेंड हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं सीसा में बचपन में हम लोग खेलते थे कि ये डायग्राम भी बुक पे दिखाई गई है। बुक पे डायग्राम आपके सामने अगर गौर से देखें तो डायग्राम भी बुक पे दिखाई गई है। इसमें देखें कि एक बच्चा यहाँ बैठा है, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, एक जो है हमारे पास कम डिस्टेंस पे बैठी हुई है। अब ये बड़ी है और ये छोटा है। अब इसका जो है हमारे पास लार्ज वेट है और इसका स्मॉल वेट है। अब ज़रा गौर से देखें कि इस वक्त जो है हमारे पास जो इस पे जो लग रहा है हमारे पास मोमेंट और जो इससे पे मोमेंट है, ये दोनों सेम हैं, तो ये बैलेंस हो गए और ये हमारे पास यहीं पे सस्पेंड है। और अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंट होगा वो बढ़ जाएगा, इसका वेट बढ़ जाएगा, तो ये नीचे होगा, ये फिर ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है हमारे पास वो नहीं बनेगा। अब इसमें देख लें इसी तरह से उसने ये भी हमारे पास एक डायग्राम दिखाई गई है कि दोनों सेम वेट के हैं, दोनों का सेम मैस है, सेम वेट है दोनों का, तो सेम ही डिस्टेंस पे, उसके मिड से सेम डिस्टेंस पे दोनों बैठे हुए हैं, और जो है ये हमारे पास बैलेंस है। जितना मोमेंट यहाँ पे है, मोमेंट ऑफ फोर्स इतना ही इस डायरेक्शन में है, इस साइड पे है, तो हमारे पास ये जो है बैलेंस है। अगर इसका बढ़ जाए तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला, ये जो है साइड जो है ऊपर पहुँच जाएगी, तो उस वक्त हमारे पास ये बैलेंस नहीं होगा।